नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली टॉपिक्स जहां पर हम बातचीत करते हैं इस पूरे हफ्ते के लेखे जोखे की और साथ ही साथ अगले हफ्ते के लिए आपकी रणनीति क्या हो और कौन कौन से शेयर जिन पर आप अभी भी दांव लगा सकते हैं, नजर बना के रख सकते हैं। इस हफ्ते में शनिवार को एक छोटा सेशन और है, यानी कि 2 घंटे की ट्रेडिंग जरूर होगी। इसीलिए पहले शुक्रवार तक के बाजार के ऊपर नजर डाल लेते हैं किस तरह का बाजार अब तक इस पूरे हफ्ते में देखने को मिला है। पूरे हफ्ते के अंदर अब तक जो निफ्टी चला है वो करीब करीब 1% के आसपास चला है। सेंसेक्स भी करीब, निफ्टी आधा % चला और सेंसेक्स करीब करीब 1% चला है। निफ्टी बैंक जो कि 1% की तेजी दिखा के गया है। मिड कैप स्मॉल कैप के लिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा कि हफ्ते के आखिरी तक आते आते मिड कैप स्मॉल कैप चले जरूर हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे हफ्ते में मिड कैप में इतना डैमेज हो चुका था कि उस रिकवरी के बाद भी मिड कैप इंडेक्स करीब 1% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। वैसे तो ये हफ्ता रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी को क्लोज करके गया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ब्रॉडर मार्केट्स में यानी कि थोड़ी सी बिकवाली जरूर रही। मेटल आउट परफॉर्म करके गए, 2% की बढ़िया तेजी रही। ऑटो सेल्स के नंबर्स थे इस हफ्ते के आखिरी तक आते आते तो 1.5% का उछाल वहां रहा। प्राइवेट बैंक्स 1% का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा और इसके अलावा जहां प्रेशर रहा उसमें मीडिया स्पेस 6.5% के आसपास की बिकवाली यहां रही। आईटी भी थोड़ा सा बैकफुट पे रहा, 1.5% की बिकवाली यहां रही और फार्मा भी करीब करीब 1-1.25% के आसपास की बिकवाली के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो थोड़ा बैंक, थोड़ा मेटल जो कि इस बारी मेजरली मार्केट में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन थोड़ा लैकलस्टर साइड पर अब मार्केट रह सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ट्रिगर का शॉर्टेज रहेगा। तो अब उस शॉर्टेज से कैसे मार्केट निकलेगा, कैसी रणनीति रहेगी, क्या करें अभी बाजार में, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ खेमका कुछ ही देर में जुड़ेंगे और नरेंद्र सोलंकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनफैक्ट दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। नरेंद्र सर, सिद्धार्थ सर, आप दोनों को नमस्कार, स्वागत आप दोनों का ही कार्यक्रम में। पहले तो नरेंद्र सर, मार्केट्स को लेकर आपका एक मैं व्यू चाहूँगा, क्योंकि बाजार में ऑल टाइम हाई हिट हुआ और उसी पे ही क्लोजिंग भी है, तो मूड माहौल तो बढ़िया है, पॉजिटिव है, किसी भी फॉल को बाजार खरीदारी में ले रहा है, लेकिन थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप ब्रीदर ले रहे हैं क्योंकि बड़ी तेजी यहाँ पर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सो स्टांस क्या होना चाहिए? कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक, क्या करें? जी नमस्कार। जी डेफिनेटली जिस हिसाब से आज का मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है वो बेहद शानदार था और हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर ही रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा वैल्यूएशंस का जो रूम है वो क्लोज इन हो रहा है और बहुत ज्यादा साइड में रूम नहीं है, तो वहाँ पे अपने को स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा जहां तक मिड कैप और स्मॉल कैप का सवाल है। जहां तक लार्ज कैप्स का सवाल है वहाँ पे ओवरऑल अगर आप इंडेक्स बेसिस पे देखेंगे तो रीजनेबली इन कंपैरिजन टू अदर मार्केट एरियाज लाइक मिड कैप स्मॉल कैप वहाँ पे वैल्यूएशंस का अपसाइड रूम अभी भी काफी है और उसका हमको आज असर भी देखने को मिला। इवन फाइनेंशियल्स की अगर आप देखें, बात करें तो फाइनेंशियल्स में काफी अपसाइड अभी बाकी है, जो कि हिस्टोरिकली अपनी एवरेजेस के हिसाब से थोड़ा नीचे ही चल रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में स्मॉल स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और लार्ज कैप में आप बाय ऑन डिक्लाइन करके चल सकते हैं। और जहां तक मैक्रो की बात करें तो मैक्रो तो डेफिनेटली काफी सपोर्टिव रही है। जो डेटा हमने देखा कल जीडीपी का है, आज जीएसटी कलेक्शंस है, इवन ऑटो के नंबर्स, फैब के ऑटो के नंबर्स काफी अच्छे शानदार है, मतलब बहुत ही हिस्टोरिकल हाइस पे देखने को मिले नंबर्स, ऐसा काफी सालों बाद आए नंबर्स। तो मैक्रो व्यूज अभी भी पॉजिटिव है डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए और काफी शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा मार्केट का भी इसी को देखते हुए। तो बेहतरीन प्रदर्शन जारी रहेगा, ना केवल माइक्रो साइड पर बल्कि मैक्रो साइड पर भी नंबर्स काफ़ी बेहतर आते हुए दिखाई पड़े हैं। सिद्धार्थ सर, आप क्या टेक रख रहे हो मार्केट्स को लेकर? क्या एडवाइस कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को, कैसे अभी वो मार्केट्स को देखें? क्योंकि दो तरह का पक्ष है, एक सेक्टोरल चर्निंग तो चली रही है, कभी बैंक चलता है, कभी आईटी चलता है, आज फार्मा का दिन नहीं था, अब मेटल का दिन आ रहा है। सो चर्निंग तो हो रही है, लेकिन अब आप किस चर्निंग का हिस्सा बनते हो? आप चले हुए शेयरों में एंटर करते हो, नहीं चले हुए शेयरों में एंटर करते हो? तो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट को? जी जी सुमित, शुक्रिया। देखिए, अगर आप ओवरऑल मार्केट का सेटअप देखें तो डेफिनेटली हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है और अगर आप देखें कोई भी डिक्लाइन या फॉल आता है तो वहां पे मार्केट में बहुत जल्दी एक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो ये क्लियरली एक बुल मार्केट का साइन है, जहां पे कि एनी करेक्शन अगर आए अपॉर्चुनिटी तो वहां पे नए स्ट्रॉन्गर हैंड्स उन स्टॉक्स में, उन सेक्टर्स में घुस के उससे वापस रिकवर करने के लिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें पीएसयू सेक्टर जो सबसे ज्यादा मोमेंटम में था, वहां पे हमने कम से कम 15-20% करेक्शन देखा। अब वही वापस नए हैंड्स, स्ट्रॉन्गर हैंड्स एंटर करने को देख रहे हैं, उन्हें कोई वैल्यू बाइंग दिख रही है।
अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आज न्यू हाइज है इसका। अभी हम सभी दर्शकों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। और मुझे लगता है कि ये जस्ट शुरुआत है, यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड निफ्टी में, क्योंकि अगर आप देखें तो मैक्रो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर कंटिन्यूअसली दिखा रहा है और माइक्रो में अर्निंग्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली डिलीवर हो रहे हैं। इस क्वार्टर में भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा वीकर नंबर आएंगे, बट ओवरऑल नंबर्स अनुमान से काफी बेटर आए। और आगे चल के भी अगर 15 से 18% अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो निफ्टी का वैल्यूएशन एट 20 टाइम्स हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है। यहाँ से हमें लगता है कि 8 to 10% अपसाइड इस साल हो सकता है निफ्टी में। तो लार्ज कैप्स में काफी पॉजिटिव व्यू बन रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप्स में करेक्शंस पे बाय करने का व्यू बन रहा है। तो किसी भी करेक्शन में आप खरीदारी करें और टिपिकल बुल मार्केट के जो साइन है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। छोटे मोटे टर्बुलेंस आते रहेंगे, लेकिन उन टर्बुलेंस का इस्तेमाल करिए। जो अपनी शॉपिंग लिस्ट बना रखी है उसमें अगर आपको वो शेयर मिल जाए तो आप वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अब शॉपिंग लिस्ट की बात हुई है तो अब शुरुआत की जाए शॉपिंग की भी, और नरेंद्र सर से ही ये शुभ काम करवाते हैं। तो नरेंद्र सर, पहला नाम आपकी तरफ से पहले कौन सा रहेगा? जी, हमेशा की तरह इस बार भी हम लार्ज कैप में एक स्टॉक लेके आए हैं जो कि है आईटीसी। अगर आप देखें तो रिसेंट जो करेक्शन हुआ है वहाँ पे अब काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहा है। और इसका जो बिजनेस की बात करें तो सिगरेट बिजनेस नॉर्मल जो इसकी ग्रोथ है वो मेंटेन रखेगा, स्टेबल ग्रोथ मेंटेन रखेगा। और जो कंज्यूमर एंड होटल बिजनेस है वहाँ पे आपको मार्जिन इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। और हमें लगता है जो पेपर बोर्ड्स से रिलेटेड जो बिजनेस है वहाँ पे अब नेगेटिव्स जा चुके हैं, अब धीरे धीरे उसमें ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट दिख सकता है आने वाले दिनों में। तो डेफिनेटली और वैल्यूएशंस के टर्म्स में भी काफी अट्रैक्टिव हो गया है ये लेवल्स पे। 500 से अभी स्टॉक गिर के ऑलमोस्ट 410 के लेवल्स के ऊपर आ रहा है, तो इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हमारा टारगेट इसके अंदर 530 रुपीज है। तो नरेंद्र सर, वो जो एक ओवरहैंग है बैट का स्टेक बेचने का, क्या वो फाइनल ट्रिगर के तौर पे यूज करें कि अगर मान लीजिए कोई एसआईपी कर रहा है, थोड़े थोड़े शेयर लिए जा रहा है और किसी फाइन डे ब्लॉक की खबर आ जाती है, तो क्या वो फाइनल ट्रिगर होगा स्टॉक के लिए? जी डेफिनेटली इसका टाइमिंग करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन डेफिनेटली अगर वहाँ पे कोई आपको प्राइसिंग के टर्म्स में बेनिफिट मिलता है तो डेफिनेटली उसका एज एसआईपी आप यूज कर सकते हैं। तो बैट का स्टेक सेल एक बड़ा ओवरहैंग है स्टॉक के साथ, लेकिन अगर हाँ वो कभी ऐसा होता है या कोई ऐसा मौका मिलता है तो उसका इस्तेमाल करिएगा। आईटीसी, आप इसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। सिद्धार्थ सर, आप भी क्या लार्ज कैप से शुरू करोगे? जी बिल्कुल, पहली शुरुआत तो लार्ज कैप से ही होगी और जो पिक हम लेकर आए हैं वो है लार्सन एंड टुब्रो LNT। हमारा टारगेट प्राइस 1 ईयर का है 4200। हाल में ही कंपनी ने अपनी एक पहली जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर अपने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हजीरा में लॉन्च किया है। कंपनी ने एक सिग्निफिकेंट कैपेसिटी 300 मेगावाट पर एनएम कैपेसिटी PLI स्कीम के अंडर में उसे लॉन्च किया है। तो ये हमें लगता है कि जो ओवरऑल थीम है मार्केट में जो चल रहा है ऑल्टरनेट एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, वहां पर ये एक काफी बड़ा इनका एंट्री है। तो इसे काफी स्ट्रेंथ देता है ओवरऑल। अगर आप बाकी नंबर्स की भी देखें तो जो कंट्री में आज केपेक्स है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से चल रहा है। ये जो जीडीपी डेटा आया उसमें भी अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ काफी सपोर्ट कर रहा है। तो हमें लगता है कि ये केपेक्स अब प्राइवेट सेक्टर में भी आएगा, जिसकी वजह से कैपिटल गुड्स सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इनको काफी सपोर्ट मिलेगा। LNT का अपने आप का नंबर देखें तो इतने लार्ज कैप जो इंडिया का इंफ्रा प्रॉक्सी प्ले है वहां पे हमारा अनुमान है कि रेवेन्यू में 18% और नेट प्रॉफिट में 26% ग्रोथ अगले 2 सालों में आएगी। और जो कोर ईपीसी सेक्टर है वहां पर भी 18% प्लस ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऑर्डर इनफ्लोस काफी बेटर है और मार्जिन में रिकवरी होगी ईपीसी क्षेत्र में। तो जिसके वजह से हमें लगता है कि लार्ज कैप में लार्सन एक वो स्टॉक हो सकता है जो अगले 2 सालों में काफी बेटर परफॉर्म करेगा। हमारा 1 ईयर का टारगेट है 4200 का। 4200 रुपए के टारगेट्स के लिए देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो पे आप बेट कर सकते हैं। 4200 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप दांव लगा सकते हैं। इस क्वार्टर के नंबर्स थोड़े सबड्यूट थे शायद, लेकिन अदरवाइज इस कंपनी की जो प्रोस्पेक्ट है वो वैसे ही बहुत ब्राइट है। सो अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं तो ये बड़ा नाम आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। नरेंद्र सर, दूसरा नाम आपकी तरफ से? जी, हमारा दूसरा पिक है वो पाइप सेगमेंट से है और कंपनी का नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है स्टील पाइप्स मेनली बनाती है और इनके जो पाइप्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग्स, इरिगेशंस, हाउसिंग, इवन सोलर के अंदर भी यूज होते हैं और काफी सारे अलग इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है वहाँ पे भी यूज होते हैं। और कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो
नया प्लांट है रायपुर का, वो भी अब रैंप अप होना स्टार्ट होएगा। ये साल में हमको उसका फायदा देखने को मिलेगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी इज प्लानिंग कि उसकी जो 4 मिलियन टन की कैपेसिटी है वो बढ़ के 5 मिलियन टन FY26 तक, और उसके बाद उसको ग्रेजुअली उसको 10 मिलियन टन तक लेके जाएंगे। तो एक कंसिस्टेंटली कैपेसिटी रैंप अप आपको एवरी ईयर कंपनी में ऐड होता हुआ दिखेगा, जो कि वॉल्यूम ग्रोथ के लिए काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और कंपनी के जो नया जो कंपनी ने वेंचर किया है वो उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर है, जहाँ पे कंपनी की जो मार्जिन प्रोफाइल है वहां पे भी हमको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। तो इसको आप डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 1800 रुपीज का है। तो 1800 के टारगेट्स के लिए एपीएल अपोलो ट्यूब्स को आप देख सकते हैं, करीब करीब 1800 रुपए का यहाँ पर टारगेट रहेगा और एक अच्छे अपसाइड खोल सकते हैं। सिद्धार्थ सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? जी बिल्कुल, दूसरा नाम जो है वो मिड कैप क्षेत्र से है और रियल एस्टेट सेक्टर से है। हमने लास्ट 2-3 सालों में पोस्ट पैंडेमिक देखा कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उस पर काफी ग्रोथ हुआ डिमांड में। एंड अगर आप कंपनीज की बात करें तो उन्होंने काफी मेजर्ड वे में, कंट्रोल वे में सप्लाई को जो न्यू लॉन्चेस है उसको छोड़ा है, तो जिसकी वजह से प्राइसिंग इंप्रूवमेंट हुआ है, डिमांड इंप्रूवमेंट हुआ है और कॉस्ट पर भी थोड़ा सा जो कंट्रोल आया, उसकी वजह से ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर काफी बेटर लग रहा है। तो उसमें से जो हमारा पिक है वो है सनटेक रियलिटी। 1 ईयर का टारगेट है 640 का। सनटेक जो है वो काफी मिनी माइक्रो मार्केट्स में लीडर है इन द लग्जरी सेगमेंट। और अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में ये लग्जरी सेगमेंट है जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली है, चाहे वो सनटेक हो, चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे वो ओबराय हो। सबके लग्जरी सेगमेंट्स 2 दिन 3 दिन में 800-900 करोड़ के इन्वेंट्री बिक जाते हैं, तो वो उसमें ये मार्केट लीडर है। उन्होंने नए कुछ 8 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अगले 2 सालों में अच्छी ग्रोथ होगी। 22-25% प्री सेल्स ग्रोथ हमें लगता है न्यू लॉन्चेस की वजह से होगा। कंपनी का बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। रिसेंटली कंपनी ने आईएफसी जो इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर है उसके साथ भी टाई अप किया है फंडिंग के लिए, जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को भी काफी स्ट्रांग करता है। तो ये सबको देखते हुए, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन को देखते हुए हमें लगता है कि ये कंपनी में काफी ग्रोथ रहेगी, मार्जिन्स इंप्रूवमेंट होंगे और रिजल्ट्स काफी बेटर आएंगे। तो सनटेक रियलिटी इन द रियल एस्टेट स्पेस प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट को प्ले करने के लिए टारगेट प्राइस 640 का। तो 640 के टारगेट्स के लिए आप सनटेक रियल्टी पर बेट कर सकते हैं। रियल एस्टेट वैसे भी इस साल के एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के तौर पर सो फार निकल कर आया, तो अब उसी में ही अगर आप कोई नाम ढूंढ रहे हैं तो सनटेक रियल्टी एक सिद्धार्थ सर को बेटर लग रहा है। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम? जी, हमारा तीसरा नाम स्मॉल कैप स्पेस से है। कंपनी अभी हाल ही में आईपीओ लॉन्च करा है और लिस्ट हुआ है, और अब स्टॉक का नाम है पीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स। और अगर आप बिजनेस की बात करें तो कंपनी 30 होटल्स चलाती है, जिसमें से 7 कंपनी के ओन्ड होटल्स हैं और 3 लीज्ड हैं, और बाकी जो 20 है वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में है, जिससे कि कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है उसको आप एसेट लाइट भी कह सकते हैं। और अगर ऑपरेशनल बिजनेस की बात करें तो जो कंपनी है वो ब्रांडेड जो इसके होटल्स हैं वो वर्टिकली इन्होंने काफी अच्छा बाइफरकेशन किया हुआ है, जहाँ पे वो लग्जरी एक्सपीरियंस भी ऑफर करते हैं, वहीं पे आप बिजनेस रिलेटेड जो अफोर्डेबल है वो भी ऑप्शंस ऑफर करते हैं। और प्राइसिंग की बात करें, अगर आप एवरेज रूम रेंट्स की बात करें तो वो अपने कॉम्पिटिटर से सस्ता है, डिस्पाइट वो लग्जरी सेगमेंट में ऑफर करती है। और अगर आप ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इंडस्ट्री का लीडिंग ऑक्यूपेंसी रेट है जो कि 90% प्लस का है, और इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो अराउंड 60% है। तो ऑक्यूपेंसी इंडस्ट्री से काफी ज्यादा हाई है और बेहतर है। और जो ओवरऑल जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स है कंपनी का अच्छा। वैल्यूएशन की अगर आप बात करें तो अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पे फिलहाल ही अपने डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कंसीडरिंग कि इंडस्ट्री में आगे जो ग्रोथ रनवे है वो कितना अच्छा है और कंपनी के जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप बाय करके चल सकते हैं 285 के टारगेट के साथ। कोई डिस्क्लेमर भी देना चाहोगे आप नरेंद्र सर, कि मैं रुका हूँ इसके अंदर, मुझे बड़ा पसंद आया, सर्विसेज अच्छी थी, ऐसा कुछ? जी नहीं, अभी तो मौका नहीं मिला इसमें इसकी सर्विसेज देखा, लेकिन हाँ ये हाल की लिस्टिंग है, एक मैनेजमेंट अच्छी है और काफ़ी एक्सपेंशन प्लान भी बहुत ही स्ट्रांग इन्होंने ईयर मार्क करके रखे थे अपने जो आईपीओ का आरएसपी था उसके अंदर। लेकिन हाँ, आप इस पर दाव लगा सकते हैं 285 रुपये के टारगेट्स के लिए। आगे भी कुछ स्टॉक्स से नरेंद्र सर आपसे बात करूंगा, लेकिन इस हफ्ते के लिए 2-3 और हाईलाइट भी रहे हैं, तो ज़रा उनके बारे में पहले बात कर लूँ। पहला, हॉस्पिटल स्पेस। ये पूरा स्पेस ये पूरे हफ्ते में बहुत डैमेज हुआ है, स्पेशली
जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्टिव्स आने की बातचीत है कि यहाँ पर आने वाले समय में शायद इनकी प्राइसिंग को लेके कुछ रेगुलेशन हो सकती है, तो वो खबर के बीच में अपोलो, मैक्स, मेदांता सभी टूटे हैं। सो लोगों के मन में सवाल है कि ये लेने के सही समय है, अवॉइड करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें? जी डेफिनेटली जो कोर्ट का जो टिप्पणी है फिलहाल मैं इसको जजमेंट की तरह तो नहीं देख रहा हूँ, एक टिप्पणी की तरह है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को थोड़ा सा नज किया गया है कि इस और थोड़ा ध्यान दिया जाए कि जिस हिसाब से जो कॉस्ट रनअवे हो रहा है और बहुत ही फास्ट तरीके से हो रहा है, वो उस पर थोड़ा सा चेक या कुछ लगाम ली जाए। तो एक नीजर्क रिएक्शन डेफिनेटली आया है और आगे हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इसे किस हिसाब से लेती है और क्या कोई पॉलिसी इसके ऊपर डिसीजन आता है। इमीडिएट में तो मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी डिसीजन आएगा बिना इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन लिए बिना। तो और अगर आप लॉन्ग टर्म सेक्टर्स का देखें तो डेफिनेटली अंडर इन्वेस्टेड सेक्टर रहा है। यहाँ पे प्राइवेट निवेश की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और कंट्री के जो पॉपुलेशन है और जो अवेलेबिलिटी है हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा अगर पॉलिसी में कुछ चेंजेस भी हुए तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगा। थोड़ा सा आपको जो मार्जिन है वहाँ पे हल्का हिट दिख सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबल रखना पड़ेगा इस ओवरऑल सेक्टर को, अदरवाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म खराब नहीं हुआ है सेक्टर के लिए और नीजर्क है, तो अच्छे स्टॉक्स में आप थोड़ा सा निवेश आप ग्रेजुअली कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ सर, आपकी कोई कवरेज है क्या स्पेस में? कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लग रहा है कि हाँ, अगर रीसेंट करेक्शन मिल रहा है तो एक अच्छा लोडिंग अपॉर्चुनिटी वहाँ मिल रही है? जी बिल्कुल सुमित, अगर आप देखें, अभी आप हॉस्पिटल्स की बात कर रहे थे, तो ये एक पॉलिसी ओवरहैंग हमेशा कोई भी सेक्टर पे आता है तो उस पे थोड़ा सा दबाव बना रहता है। बट मैं नरेंद्र जी से बिल्कुल सहमत हूँ। ये एक स्पेशली ऐसा सेक्टर है जहाँ गवर्नमेंट अकेला बहुत कुछ कर नहीं सकता है। हॉस्पिटल्स है, हेल्थ केयर सेक्टर है, जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए। तो अगर एक पॉलिसी आती है, एक स्ट्रक्चर बनता है, तो वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये स्पेस काफी बेटर है। बट इसी से जुड़ता हुआ और एक सेक्टर है जहाँ पे आप देखिए लाइफ इंश्योरेंस स्पेस है, जो मुझे लगता है कि काफी बेटर ग्रोथ आने की संभावना है। अगर हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ रहा है, हेल्थ केयर के ऊपर ओवरऑल बहुत ज्यादा फोकस है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर देखिए, तो ये फाइनेंशियलाइजेशन का एक बेनिफिट भी है। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एक वो स्टॉक है जो हमें बहुत पसंद है विद इन द इंश्योरेंस स्पेस। हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो रहेगा भी, बट काफी ओवरऑल डिमांड भी इस स्पेस में रहेगा। तो दैट इज वन स्टॉक दैट वी लाइक फ्रॉम द हेल्थ केयर स्पेस, एसबीआई लाइफ। तो इंश्योरेंस एंसिलरी सर्विसेज कह लीजिए आप हेल्थ केयर से, जिनको अगर आप पिक करना चाह रहे हो तो एक इंश्योरेंस एसबीआई लाइफ के ऊपर आप जरूर नजर रख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। सिद्धार्थ सर और नरेंद्र सर बने रहेंगे आगे भी हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स पर भी, और एक पिक भी पेंडिंग है उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। टॉपिक्स और बातचीत कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते के बाजार को लेकर भी, और इस बाजार की तेजी के बाद अब आपकी रणनीति क्या हो, किन स्टॉक्स पे आप पे फोकस कर सकते हैं, इन सब के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। एक पिक अभी बाकी है, वो है सिद्धार्थ सर की तरफ से। सिद्धार्थ सर, आपकी तरफ से लास्ट नाम। जी सुमित, जो तीसरा स्टॉक है वो आप एक स्मॉल कैप सेक्टर से है और इंडिया की ग्रोइंग टूरिज्म ट्रैवल को प्ले करने के लिए है, वो है ड्रीम फोक्स। हमारा 1 ईयर टारगेट है 650 का। अगर आप देखें तो ट्रैवल एंड टूरिज्म काफी इंप्रूव हुआ आफ्टर कोविड। एयरपोर्ट्स पे अगर आप चले जाइए तो भीड़ लगी रहती है, लोग कहते हैं कि या बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ रहती है। और वहीं पे एक सर्विस है ऐसी जो लोगों को आजकल बहुत पसंद आ रहा है, वो है एयरपोर्ट लाउंजेस। एंड इसको प्ले करने के लिए और प्लस उसके साथ अगर आप देखें तो क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन है, डेबिट कार्ड पेनिट्रेशन है, जहाँ पे ये एज अ एडिशनल सर्विस बैंक्स देना चाहते हैं। तो ये दोनों को प्ले करने के लिए ये स्टॉक है ड्रीम फ्लोक्स। ये एक एयरपोर्ट लाउंज सर्विस एग्रीगेटर है एंड 75% वॉल्यूम मार्केट शेयर इंडिया में रखती है कंपनी। अब इंटरनेशनल मार्केट्स जो कि काफी लुक्रेटिव है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करती है, वहां पे एंटर कर रही है, जहां पे हमें लगता है कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है कंपनी को वैल्यू क्रिएट करने के लिए। फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है, नई लिस्टिंग है, काफी इंटरेस्ट है। आप एक तरह से कह लीजिए कि न्यू एज कंपनी है। अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन हमारा 28 से 30% CAGR ग्रोथ अगले 2 सालों के लिए है। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल
आप कभी भी ट्रैवल करते हैं, हमने आपकी जो पहले क्वेश्चन थी कि एक डिस्क्लेमर, यस, एयरपोर्ट में हमने यूज किया है लाउंजेस जिसमें सर्विसेज ड्रीम फ्लोक्स प्रोवाइड किया है, काफी बेटर लगता है और ये लगता है कि ये सर्विस काफी आगे चलकर यूज होगी। तो ये स्टॉक हमें अच्छा लगता है, ड्रीम फ्लोक्स। 1 ईयर का टारगेट है 650। सिद्धार्थ सर, सेम सवाल मेरा आपसे भी होगा। कोई डिस्क्लेमर आप भी देना चाहेंगे कि आपने भी यूज किया है, सर्विस अच्छी लगी, मैंने भी किया जी जी एयरपोर्ट पे? बिल्कुल। कभी भी कॉर्पोरेट ट्रैवल होता है, पर्सनल ट्रैवल होता है, हम पहले जाके ढूंढते हैं कि लाउंज कहाँ है और उसके अंदर आते हैं। आपको एक कॉर्नर में ड्रीम फ्लोक्स का लोगो भी दिखेगा, वीजा, मास्टर कार्ड और फिर आपको इनका लोगो भी दिखता है। तो डेफिनेटली काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके सिद्धार्थ सर, एक और नाम जो इस हफ्ते थोड़ा चर्चा में रहा वो है HDFC बैंक। 1380 का लोज को भी उसने इस हफ्ते में ही हिट किया और वहां से रिवर्सल भी आना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा। कोई साइन ऑफ रिवर्सल आप देख रहे हो यहाँ पर, या अभी भी ठीक है, रेंज में रहेगा? जी डेफिनेटली काफी इंटरेस्ट बन रहा है इन्वेस्टर्स में HDFC बैंक को, स्पेशली अभी ये जो प्राइस पॉइंट पे आ गया है। मगर आप अगर रिजल्ट्स, नतीजे की तरफ देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से नतीजे काफी निराशक रहे हैं। आगे चल के भी 1-2 और क्वार्टर में पेन रह सकता है। कंपनी ने हाल में भी एक एनालिस्ट मीट रखा था जहां पे इन्होंने ये सारे जो कंसर्न्स को लेकर आए और समझाने की कोशिश की। जो सबसे बड़ा कंसर्न है अपार्ट फ्रॉम द मर्जर रिलेटेड इश्यूज वो है जो डिपॉजिट्स ग्रोथ का। HDFC लिमिटेड जो अब मर्ज हो चुका है HDFC बैंक में, जिसका बहुत बड़ा लेंडिंग बुक है, उसको उसके नंबर्स या उसके मार्जिन तभी इंप्रूव होंगे जब उसको बोरोइंग के सामने आपके पास डिपॉजिट्स हो। और ये डिपॉजिट्स को लेकर काफी फाइट चल रही है, फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है। इन्वेस्टर्स आज के दिन में FD को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो इक्विटी हो। तो उसके वजह से एक फाइट जरूर है। तो यहाँ एक ग्रोथ चैलेंज है। इस प्राइस पे डेफिनेटली बहुत वैल्यू अट्रैक्टिव बनता है, बट मुझे लगता है कि इस स्टॉक को रिकवर होने में कम से कम 2-3 क्वार्टर और टाइम लगेगा। तो 2-3 क्वार्टर तक थोड़ा शायद रिकवरी फेज में जरूर रहे, तो इस लिहाज से भी आप इस पर नजर रखिएगा। चलिए अब क्विकली जो सिद्धार्थ सर के 3 नाम हैं, एक एक करके वो तीनों देख लेते हैं। देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, 4200 रुपए के टारगेट्स के लिए। सनटेक रियल्टी रियल एस्टेट स्पेस से इसको आप बेट कर सकते हैं करीब करीब 640 रुपए के टारगेट्स के लिए। और ड्रीम फोक्स जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 650 रुपए के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा नरेंद्र सर की तरफ से 3 नाम, उसमें ITC 550 ऑलमोस्ट करीब 530 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। APL अपोलो ट्यूब्स करीब 1800 रुपए के टारगेट्स के लिए, इसको भी आप देख सकते हैं। और APJ सुरेंद्र द पार्क होटल्स जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ 285 रुपए के टारगेट्स के लिए, आप इस पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। आप दोनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और खबरों का सिलसिला आगे बना रहेगा। नमस्कार।